Hello dear students, welcome to the online teaching learning session. This is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department. I am going to teach you the subject Electronics Measurement and Instrumentation. Today we are going to start the unit number 2, that is Analog and Digital Meters. So in the today's session we are going to discuss about the indicating and display devices. What is the learning outcomes for the today's session? After completing this session, you will able to identify the different indicating and display devices. You will able to learn about the essential conditions for the indicating instruments. You will able to understand the requirements of the moving system. And you will able to understand the different ways of moving system. तो ये हो गए हमारे आज के सेशन के लर्निंग आउटकम्स. So getting started with the session, our first topic is indicating and display device. So indicating and display device क्या होते हैं? तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो इंडिकेटिंग एंड डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं वो क्या इंडिकेट और डिस्प्ले करते हैं? तो जो क्वांटिटी मेजर करनी होती है उसे इंडिकेट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर. सो द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट बाय सम अरेंजमेंट. So that arrangement will be, it may be a dial pointer arrangement or light emitting diode, that is LED, and display or liquid crystal display, that is LCD. तो जो डायल पॉइंटर अरेंजमेंट होता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर होता है वो पॉइंटर हमें इंडिकेट करता है क्वांटिटी जो मेजर करनी होती है. देन LED, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड. तो LED क्या करता है कि हमारा जो डिवाइस है वो ऑन है कि ऑफ है वो उसे इंडिकेट करता है. So LED is used. Then display or liquid crystal display, that is LCD. तो LCD क्या करता है कि हमें जो क्वांटिटी मेजर करनी होती है उसे डिस्प्ले करता है. So LCD is used. So examples एमीटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर एक्सेट्रा. तो एमीटर में हम क्या मेजर करते हैं? करंट इन एम्पियर, बराबर है. देन वोल्टमीटर से क्या मेजर करते हैं? हम वोल्टेज. और वॉटमीटर से हम पावर मेजर करते हैं. तो ये हो गए इंडिकेटिंग एंड डिस्प्ले डिवाइस. Now essential conditions. The essential conditions for indicating instruments. So there are the three essential conditions in the indicating instruments. और जो ये essential conditions होती है उसी को बोलते हैं सिस्टम. So first is deflecting system which produces the deflecting torque. Second is controlling system which produces the controlling torque. And third one is the damping system which produces damping torque. So here is एमीटर जो करंट मेजर करता है इन एम्पियर में. तो यहाँ पे मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 8. एंड दिस इज द पॉइंटर ऑफ द एमीटर. तो यहाँ पे दिया है टॉर्क. तो सबसे पहले देखेंगे हम टॉर्क. टॉर्क मतलब क्या होता है कि रोटेशनल वर्जन ऑफ फोर्स. जो रोटेशनल वर्जन ऑफ फोर्स होता है उसी को बोलते हैं टॉर्क. सो द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब क्या होता है? तो जब ये पॉइंटर मूव होता है, ये पॉइंटर की जो मूवमेंट होती है उसी को बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्शन करना. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ये पॉइंटर हमारा मूव होता है फ्रॉम 0 to 8 और 8 to 0. तो ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. देन कंट्रोलिंग टॉर्क. तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है कि हमारा जो पॉइंटर होता है उसे कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 4 एम्पियर करंट चाहिए तो ये पॉइंटर मेरा 4 एम्पियर पे ही रुकना चाहिए, ना कि 6 पे जाना चाहिए और ना कि 8 पे जाना चाहिए. तो इस पॉइंटर को कंट्रोल करना होता है. जैसे 4 एम्पियर चाहिए तो ये 4 पे रहेगा, 3 चाहिए तो 3 पे रहेगा, 2 चाहिए तो 2 पे रहेगा. तो इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है. तो ड्यू टू कंट्रोलिंग टॉर्क दिस पॉइंटर कंट्रोल्स. एंड द थर्ड इज डैम्पिंग टॉर्क. तो डैम्पिंग टॉर्क मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर एक पर्टिकुलर जगह पे
रहना चाहिए। जैसे अगर मुझे 6 एम्पियर करंट चाहिए तो ये पॉइंटर 6 पे होना चाहिए, ना कि वो 6 के पहले और 6 के बाद फ्लक्चुएट होना चाहिए। तो ये जो पॉइंटर का जो फ्लक्चुएशंस होता है, उस फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क अप्लाई होता है। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 एम्पियर करंट चाहिए तो ये मेरा पॉइंटर 5 एम्पियर पे रुकना चाहिए। अगर ये मेरा पॉइंटर 5 पे अगर फ्लक्चुएट होता है इस टाइप से, बराबर है, इस टाइप से अगर मेरा फ्लक्चुएट होता है तो मैं वो रीडिंग मेज़र नहीं कर पाता बराबर। तो वो फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने के लिए मुझे डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। सो ड्यू टू डैम्पिंग टॉर्क द फ्लक्चुएशंस ऑफ दिस पॉइंटर इज रिमूव्ड। तो ये हो गए हमारे 3 systems of the essential conditions. Deflecting torque. The deflecting torque is represented by Td. So the deflecting torque is defined as the torque which deflects the pointer on a calibrated scale according to the electrical quantity passing through the instrument. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट में जो पॉइंटर होता है उस पॉइंटर को मूव करता है, डिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमीटर, तो एमीटर में हम करंट मेज़र करते हैं तो पॉइंटर को वो मूव करता है। जैसे हमें चाहिए 4 एम्पियर या 8 एम्पियर या 2 एम्पियर, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा, या फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर वो पर्टिकुलर करंट पे या मेजरमेंट पे रुक जाएगा। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। Then the deflecting torque causes moving system and hence pointer attached to it moves from zero position to indicate the electrical quantity being measured on the graduated scale. तो जैसे कि हमें एमीटर में करंट चाहिए, अगर मुझे 3 एम्पियर करंट चाहिए तो पॉइंटर क्या करेगा कि 3 एम्पियर पे रुक जाएगा। तो पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन टू 3 एम्पियर कैसे जाएगा? वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जाएगा। तो ये होता है मूविंग सिस्टम में। देन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजरेबल क्वांटिटी। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हमें अगर 4 एम्पियर करंट चाहिए तो पॉइंटर बराबर 4 एम्पियर पर ही रुकेगा। तो मतलब हमें मेजरेबल क्वांटिटी क्या हो गई? 4 एम्पियर। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो गया? वो 4 एम्पियर पे पॉइंटर को रुका देगा। इसीलिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजरेबल क्वांटिटी। Then the controlling torque. The controlling torque is represented by Tc. So the controlling torque is defined as the torque which controls the movement of the pointer on particular scale according to the quantity of electricity passing through it. तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या हो गया कि जो इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर होता है उसे कंट्रोल करता है। मतलब अगर मुझे 5 एम्पियर करंट चाहिए तो मेरा जो पॉइंटर है वो 5 के बाद या फिर 5 को क्रॉस नहीं होना चाहिए, वो कंट्रोल में होना चाहिए, 5 एम्पियर पे ही रुकना चाहिए। तो ये कैसे होता है? कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से। देन इफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट्स अलोन द पॉइंटर वुड कंटिन्यू टू मूव इनडेफिनिटली एंड वुड स्विंग ओवर टू द मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड पोजिशन इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और वोल्टेज और पावर टू बी मेजर्ड। तो जैसे कि हमें करंट या फिर वोल्टेज या फिर पावर अगर मेज़र करना है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अकेला एक्ट हुआ तो क्या होगा? पॉइंटर कंटिन्यूसली मूव हो जाएगा। तो वो उस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉर्क हो गए। मतलब वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ये दोनों टॉर्क अप्लाई होते हैं। देन डैम्पिंग टॉर्क. So the damping torque is represented by TDM. Under the action of deflecting torque and controlling torque, the pointer oscillates at the mean position and delays to come to the final position. तो जैसे कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई होता है तो पॉइंटर ऑक्सीलेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 वोल्ट चाहिए या फिर 3 वोल्ट चाहिए तो मेरा जो पॉइंटर है वो 2-3 के बीच में ऑक्सीलेट होगा। क्यों ऑक्सीलेट होगा? ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से। तो मुझे एग्जैक्ट 2 वोल्ट चाहिए या फिर 3 वोल्ट चाहिए तो उस पॉइंटर को एग्जैक्टली 2 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट पर रुकने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम ज़्यादा लगता है।
तो उस टाइम को कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए डैम्पिंग टॉर्क अप्लाई होता है। सो डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड इन द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प द मूविंग सिस्टम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू रीच द फाइनल पोजिशन एट द अर्लीस्ट। मतलब अगर मुझे 3 होल्ड चाहिए तो पॉइंटर 2 और 3 के बीच में ऑक्सीलेट न करते हुए डायरेक्टली 3 होल्ड पर रुकेगा, उसके लिए हमें डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये हो गया डैम्पिंग टॉर्क। देन द फंक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के फंक्शन देखेंगे। पहला फंक्शन है टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फंक्शन क्या हो गया कि पॉइंटर की डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना, मतलब पॉइंटर की मूवमेंट प्रोड्यूस करना, बट कैसे? इन प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। जो क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उतने ही इसमें हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होना चाहिए, मूव होना चाहिए। सो टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन। Then second function is the moving system of a measuring instrument experiences a movement। तो मूविंग सिस्टम की जो मूवमेंट होती है, पॉइंटर की मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट होती है ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। देन थर्ड फंक्शन इज द मूवमेंट इज ट्रांसफर्ड टू पॉइंटर विच डिफ्लेक्ट्स ऑन द स्केल। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से हमारा जो पॉइंटर होता है उस पॉइंटर की मूवमेंट होती है स्केल पे, दैट इज फ्रॉम मिनिमम पोजीशन टू मैक्सिमम पोजीशन। तो ये 3 फंक्शन हो गए हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। देन मूविंग सिस्टम। सो दिस इज आवर वोल्ट मीटर, 10 वोल्ट वोल्ट मीटर। दिस इज द पॉइंटर ऑफ द वोल्ट मीटर एंड दिस इज द मूविंग सिस्टम ऑफ द वोल्ट मीटर। दिस इज द कैलिब्रेटेड स्केल 0, 5, 10 वोल्ट। सो मैक्सिमम इज 10 वोल्ट। सो द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग सिस्टम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है पॉइंटर में, वो इस मूविंग सिस्टम की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए मूविंग सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज मूविंग सिस्टम शुड प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन विथ मिनिमम पावर कंजम्पशन। तो जो पॉइंटर होता है उसे डिफ्लेक्शन के लिए मिनिमम पावर कंजम्पशन की ज़रूरत होती है। देन सेकंड वन इज इट शुड बी लाइट इन वेट। तो जो मूविंग सिस्टम होती है वो लाइट इन वेट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज फ्रिक्शनल लॉसेज शुड बी मिनिमम। तो इस मूविंग सिस्टम में जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, मूव होने की वजह से उसमें फ्रिक्शन होता है, तो ये फ्रिक्शन लॉसेज जो होते हैं वो मिनिमम होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मूविंग सिस्टम। सो द डिफरेंट वेज ऑफ मूविंग सिस्टम। सो फर्स्ट मेथड इज सस्पेंशन। So this is the suspension arrangement for the moving system. So in suspension arrangement there is a fine ribbon and coil. So the coil of the instrument is suspended using a fine ribbon. तो ये जो coil है suspension method में, ये जो coil दिखाई है ये suspended होती है using fine ribbon। और ये जो fine ribbon है ये phosphor bronze से बनी हुई रहती है। The ribbon is made up of phosphor bronze। इट कैन बी यूज इन वर्टिकल पोजिशन ओनली। तो यहाँ पे दिया है ये वर्टिकली माउंटेड है, सो इट इज वर्टिकल पोजिशन बिकॉज द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय मीन्स ऑफ फाइन रिबॉन्स। सो दिस इज द सस्पेंशन मेथड। द एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड इज इन मोटर बाइक्स देयर इज अ सस्पेंशन। सो जो मोटर बाइक्स में सस्पेंशन होता है वो इजी टाइप का होता है। सो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ मूविंग सिस्टम। Then different ways of moving system. So second method is taut suspension. So this is the taut suspension method or we can say taut suspension structure। तो इसमें क्या होता है, दो स्प्रिंग होती है, एक तो टॉप में होती है और दूसरी बॉटम में होती है, और देयर इज अ रिबॉन एंड अ कॉइल। सो रिबॉन इज अटैच्ड टू द कॉइल। सो द taut suspension uses spring to adjust the tension on the ribbons। तो क्या होता है इसमें स्प्रिंग का यूज, रिबॉन पे जो टेंशन आता है उस टेंशन को एडजस्ट करने के लिए ये स्प्रिंग दी है यहाँ पे। ओके, देन द कॉइल इज सपोर्टेड एट द टॉप एंड बॉटम। तो ये जो कॉइल दिखाई है ये कॉइल सपोर्ट होती है टॉप से भी और बॉटम से भी, टॉप और बॉटम से ये सपोर्टेड होती है। तो ये हो गया टॉट सस्पेंशन। अभी ये टॉट सस्पेंशन कहाँ पे यूज होता है, जो हमारे एनालॉग मीटर्स होते हैं उसमें टॉट सस्पेंशन यूज होता है। सो एग्जाम्पल ऑफ टॉट suspension method is our analog meters। okay,
सो थर्ड मेथड इज पिवोट एंड ज्वेल बीयरिंग्स। तो यहाँ पे पिवोट और ज्वेल बीयरिंग का स्ट्रक्चर दिखाया है। तो ये स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखाया है, स्पिंडल है, कॉइल है, पिवोट एंड ज्वेल बीयरिंग है। सो द स्पिंडल कैरीज कॉइल एंड स्पिंडल इज सपोर्टेड एट बोथ एंड्स बाय मीन्स ऑफ पिवोट एंड ज्वेल बीयरिंग्स। तो ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल सपोर्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ पिवोट एंड ज्वेल बीयरिंग्स, टॉप में भी और बॉटम में भी। Then the contact area between pivot and jewel bearing is kept small to reduce frictional losses। तो यहाँ पे जो स्पिंडल की मूवमेंट होती है, ये टर्निंग मूवमेंट होती है, ये टर्न होता है स्पिंडल, ड्यू टू विच द फ्रिक्शनल लॉसेस ऑकर्स। तो फ्रिक्शनल लॉसेस जो होते हैं यहाँ पे वो मिनिमम होने चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि ये जो एरिया होता है, कॉन्टैक्ट एरिया, ये बहुत ही स्मॉल दिखा है यहाँ पे, टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल लॉसेस। ओके, then the deflecting torque produces turning movement of spindle due to which the angular deflection takes place। तो स्पिंडल की जो मूवमेंट होती है, ये टर्निंग मूवमेंट होती है इन एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर में उसका डिफ्लेक्शन होता है। ओके, सो दिस इज पिवोट एंड ज्वेल बीयरिंग्स। देन प्रोग्राम आउटकम्स। तो हमारे प्रोग्राम आउटकम्स है टोटल 10। सो PO1 इज बेसिक नॉलेज। तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स हमने लिए उसका जो बेसिक नॉलेज मिल रहा है उसके लिए PO1 मैप होता है। देन PO2 इज डिसिप्लिन नॉलेज। तो आज के सेशन के जो टॉपिक्स है, जो इंडिकेटिंग एंड डिस्प्ले डिवाइसेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स के। सो PO2 दैट इज डिसिप्लिन नॉलेज, इसको मैप होता है। देन PO3 इज एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस। तो ये जो इंडिकेटिंग एंड डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं, इसका यूज़ हमें एक्सपेरिमेंट में आता है, प्रैक्टिकल जब हम परफॉर्म करेंगे तब ये इंडिकेटिंग एंड डिस्प्ले डिवाइसेस यूज़ करेंगे। सो PO3 इज आल्सो मैप्ड एंड लास्ट इज PO10 दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज के सेशन का जो भी हमने टॉपिक्स देखे हैं, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमें यूज़ में आते हैं। सो PO10 इज आल्सो मैप्ड। So my dear students, we will summarize our lecture. Today we have learned about what is the indicating instrument, what are the essential conditions of the instrument, then the requirements of the moving system, and what are the different ways of moving system. So my dear students, hopefully you enjoy the today's session. Thank you. In the next class, we are going to learn about the systems of indicating instruments. Thank you.